हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। और आज आप मेरे साथ डाइजेशन के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन स्टमक, यानी ग्रहणी में पाचन। तो आज हम डाइजेशन का जो अगला प्रोसेस है उसके वर्क प्लेस के बारे में बात करेंगे कि डाइजेशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह कहाँ पर किया जाता है मानव के पाचन तंत्र में। तो यहाँ आप देख रहे हैं टोटल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव का पाचन तंत्र, जिसमें उसके समस्त अंगों को भी बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। तो इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था डाइजेशन के बारे में और डाइजेशन के कुछ प्रोसेस के बारे में, जहां हमने अभी तक पढ़ लिया है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टमक। तो थर्ड जो हम प्रोसेस अभी स्टडी करने वाले हैं वह है डाइजेशन का नेक्स्ट प्रोसेस, यानी डाइजेशन इन डुओडेनम। ठीक, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं डुओडेनम होता कहाँ है और कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो एक मुड़ी हुई संरचना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रही है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं। ठीक है, डुओडेनम होता क्या है? डुओडेनम जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसी का एक सबसे पहला फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम डुओडेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डुओडेनम क्या है? डुओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, एक बार तो हमने यहाँ पे डाइजेशन को स्टडी किया है पहली बार, और दूसरी बार डाइजेशन को हमने यहाँ स्टडी किया है। जब हमने डाइजेशन को यहाँ स्टडी किया था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस फूड का डाइजेशन होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड बार मैंने आपको बताया था कि स्टमक में जिस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है वह किसका होता है? प्रोटीन्स का होता है। तो अभी आपका कार्बोहाइड्रेट्स एक बार डाइजेस्ट हो चुका है और प्रोटीन भी एक बार डाइजेस्ट हो चुकी है। फैट आपका 100% कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आपका थर्ड प्रोसेस वह कहाँ होगा? डुओडेनम में होगा, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल्स जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए डाइजेशन इन डुओडेनम, ग्रहणी में पाचन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रहणी में दो तरह की ग्लैंड्स लगी होती हैं। फर्स्ट जो ग्लैंड्स होती है उसका नाम है लीवर ग्लैंड्स, और सेकंड जो ग्लैंड्स होती है उसका नाम है पैंक्रियास ग्लैंड्स। ठीक, तो इन दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन डुओडेनम में होने वाला है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम डुओडेनम की बात करें तो डुओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिसकी लेंथ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। इसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी होती है? यहाँ बताया गया है 25 to 30 सेंटीमीटर की। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए डुओडेनम की लंबाई कितनी होती है तो डुओडेनम की जो लेंथ होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर की। ठीक, और अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता दूं क्या सी शेप्ड का होता है। कैसा होता है? सी शेप्ड का। और जो सी शेप्ड की संरचना होती है उसके ऊपर की तरफ आपका लीवर लगा होता है, लीवर अटैच्ड होता है, एंड मिडल पार्ट में इसके जो है पैंक्रियास ग्लैंड्स अटैच्ड होती है। ठीक है, और आइए हम डाइजेशन की बात करते हैं कि डाइजेशन डुओडेनम में कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो भोजन यहाँ पे अभी डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में। अब जो भोजन स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद, भोजन स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद, यहाँ मान लीजिए भोजन है डाइजेस्ट हो गया है, अब डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ आएगा? डुओडेनम में आएगा। और जो भोजन डाइजेस्ट होकर के डुओडेनम में आता है उस भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक, यानी जो भोजन स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद डुओडेनम में पहुंचता है उस भोजन का नाम क्या होता है? काइम होता है। तो अभी भोजन काइम के फॉर्म में
डुओडेनम में पहुंचा है। तो आइए देखते हैं डुओडेनम में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डुओडेनम में जो लीवर ग्लैंड्स होती हैं उनका क्या फंक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं जो लीवर ग्लैंड्स है यह बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, यानी यकृत ग्रंथि ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो लीवर ग्लैंड्स की अगर आप बात करें तो लीवर ग्लैंड्स जो है लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लेंथ की और लगभग 1.6 kg वेट की और चॉकलेटी कलर की शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो लीवर क्या है? लीवर 15 से 22 सेंटीमीटर लेंथ की, लगभग 1.6 kg वेट की और चॉकलेटी कलर की शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती हैं, जिनका डाइजेशन में रोल क्या होता है? डाइजेशन में इनका रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, यानी पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, तो पित्त रस जो आपका है बाइल जूस जो सीक्रेट्स होता है बाय लीवर ग्लैंड्स, उसमें लगभग 92% वाटर होता है और लगभग 6% बाइल होता है, यानी पित्त होता है। ठीक है, तो यकृत जिस पित्त रस को स्रावित करता है उसका लगभग 92% पार्ट्स वाटर के फॉर्म में होता है और लगभग 6% पार्ट किस फॉर्म में होता है? बाइल के फॉर्म होता है, यानी पित्त रस के फॉर्म में होता है। पित्त रस के अगर पीएच वैल्यू की आप बात करें तो पित्त रस के जो पीएच वैल्यू होता है वह 7.7 होता है, इसलिए किस फॉर्म में होता है? क्षारीय अवस्था में होता है। ठीक है, इसके अगर कलर की बात करें आप तो इसका जो कलर है वह हल्के से येलो कलर का होता है, हल्के से पीले रंग का होता है। इसके बाद जो आपका बाइल जूस सीक्रेट्स होता है उसमें 0.3% में बाइल पिगमेंट होते हैं, जिसको आप पित्त वाड़क कहते हैं। और पित्त वाड़क का फंक्शन होता है पित्त को एक रंग प्रदान करना। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि पित्त का जो कलर होता है, बाइल का जो कलर होता है वह कैसा होता है? येलो होता है, पीले रंग का होता है। तो वह जो पीला रंग है पित्त का वह किसके कारण होता है? बाइल पिगमेंट के कारण। ठीक है, बाइल पिगमेंट के फॉर्म में होते कौन कौन से हैं? बाइल पिगमेंट में आपका बाइलोरुबिन होता है और बिलीवार्डिन होता है। कौन कौन से वाड़क पाए जाते हैं पित्त में? बिलीरुबिन पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है? बिलीवार्डिन पाया जाता है। इन्हीं दोनों के कारण जो पित्त का कलर होता है वह पीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक, फिर 0.3% में इसमें क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1% में क्या होते हैं? इसमें फैटी एसिड होते हैं, वसी अम्ल भी पाए जाते हैं। तो यह टोटल कंपोजिशन आप क्या है? बाइल जूस। इसमें 92% वाटर, 6% बाइल और 0.3% बाइल पिगमेंट, जिसमें दो बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बाइलोरुबिन और बिलीवार्डिन। ठीक, इसके बाद 0.3% में आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, 1% में क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं। ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? बाइल जूस बनाते हैं, पित्त रस बनाते हैं, जो कहाँ से निकाला जाता है? पित्त जो आपका यकृत ग्लैंड्स है उसके द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक, निकलने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं गाल ब्लैडर। तो जितने भी बाइल जूस होता है आ करके सब कहाँ पर? इस गाल ब्लैडर में एकत्र हो जाता है। ठीक है, गाल ब्लैडर में जब बाइल जूस आता है तो उसमें जो वाटर होता है इस गाल ब्लैडर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो बचते हैं आपके वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद बाइल बचता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बचता है। और मैं आपको बता दूं कि जो बाइल होता है, पित्त होता है, उसमें कुछ बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टोरोकोलेट और क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट। ये कुछ बाइल साल्ट भी बाइल में पाए जाते हैं।
तो वाटर को एब्जॉर्ब होने के बाद ये सभी शेष बचते हैं जो पित्ताशय में स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं जो बाइल जूस सीक्रेट्स हुआ उसका फंक्शन क्या है। मैं आपको बता दूं जो बाइल है उसमें किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। ठीक, जब बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट हो गए इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं। इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का इमल्सीकरण करना। इमल्सीकरण होता क्या है? जो आपका पित्तरस होता है यह जा करके वसा में मिलता है और वसा के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अणु होते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में विघटित कर देता है, यानी तोड़ देता है। तो पित्तरस की सहायता से वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो जो आपका बाइल जूस है, बाइल है, स्पेशली बाइल का फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी वसा का इमल्सीकरण। ठीक, तो इस तरह से यकृत का जो प्रोसेस है वह सिर्फ और सिर्फ होता है डाइजेशन में हेल्प करना, यानी वसा का इमल्सीकरण करना। ठीक, इसके बाद यहाँ जो आप ग्लैंड्स देख रहे हैं पैंक्रियाज, इसका बहुत ही अहम रोल होता है डाइजेशन एंड डिओडेनम में। ये आप पूरे डाइजेशन की बात करें। ठीक, अभी मैंने आपको पहले बताया बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन, लेकिन डुओडेनम एक ऐसा पार्ट होता है जहां सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ पचाए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन्स भी और फैट भी। ठीक, तो बाइल में तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं। अब बात आती है जो तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल्स डाइजेस्ट किए जाते हैं वह कैसे डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि बीच में लगा हुआ पैंक्रियाज ग्लैंड्स। ठीक, तो आइए हम देखते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड्स के बारे में। तो पैंक्रियाज, मैं आपको बता दूं कि जो पैंक्रियाज है यह मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड्स इसको कहते हैं क्यों है? क्योंकि इसके पास बोथ फंक्शन होते हैं, दोनों प्रकार के फंक्शन होते हैं। दोनों प्रकार के कौन कौन से? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अंतःस्रावी फंक्शन भी करता है और बाह्यस्रावी फंक्शन भी करता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य इसके पास है और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य इसके पास है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक, पैंक्रियाज की अगर हम लेंथ की बात करें तो पैंक्रियाज की जो लेंथ होती है वह होती है 12 to 15 सेंटीमीटर। वेट की अगर हम बात करें तो वेट होता है 60 to 90 ग्राम्स। ठीक, तो पैंक्रियाज की लेंथ कितनी हो गई? पैंक्रियाज की जो लेंथ हो गई वह आपका है कितना? 12 to 15 सेंटीमीटर। वेट की अगर आप बात करें तो वेट हो गया 60 to 90 ग्राम्स। और इसका अटैचमेंट अगर आप देखें स्थित कहाँ होता है तो यह डिओडेनम के बिल्कुल मिडल पार्ट्स में स्थित होता है। ठीक, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में या डिओडेनम के मिडल पार्ट में अटैच होता है, जिसकी लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर, वेट लगभग 60 to 90 ग्राम्स होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा डाइजेशन में क्या किया जाता है? इसके द्वारा डाइजेशन के प्रोसेस में पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस का स्रावण किया जाता है। अग्नाशयी रस की अगर आप बात करें, पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पर डे हमारे डुओडेनम में लगभग 1.2 से 1.5 लीटर पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन पर डे किया जाता है। तो प्रतिदिन जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा कितने मात्रा में अग्नाशयी रस निकाले जाते हैं? लगभग 1.2 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक, अगर उस हम 1.2 से 1.5 लीटर बाइल जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है उसकी बात करें तो उसमें लगभग 96% वाटर होता है। क्या होता है? 96% वाटर होता है। और जो शेष भाग बचते हैं उसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक, और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में? मैं आपको बता दूं तो पैंक्रियाटिक जूस में 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है
ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस। तो ये 4 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 4 प्रकार के एंजाइम आप देख लीजिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ठीक है, तो इसका फंक्शन हम देखते हैं क्या होता है। फंक्शन की अगर आप बात करें तो जो पैंक्रियाटिक जूस में 4 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, या 4 प्रकार के फूड को डाइजेस्ट 3 प्रकार के फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं। जिसमें आपका हो गया सबसे पहला जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वह है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका है प्रोटीन, तीसरा आपका फैट और चौथा आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये 4 प्रकार के फूड हैं जिसको हमें डाइजेस्ट करना है 4 प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा। आइए देखते हैं कौन किसको डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले ट्रिप्सिन है, फिर एमाइलेज है, फिर लाइपेज है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स के फूड की अगर आप बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है यह एमाइलेज एंजाइम के द्वारा इसके द्वारा एमाइलेज के द्वारा डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है डुओडेनम में? उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ठीक, पहली बार इसका डाइजेशन कौन किया था? टालिन। कहाँ किया था? बक्कल कैविटी में। दूसरी बार डुओडेनम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, और किस एंजाइम के द्वारा हो रहा है? एमाइलेज के। तो एक का फंक्शन क्लियर हुआ है एमाइलेज का। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है ग्लूकोज के फॉर्म में। दूसरा जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? यह जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। यह किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, और कन्वर्ट कर देगा किसमें? एमिनो एसिड में। ठीक, किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया कहां पर? डुओडेनम में। ठीक, पहली बार डाइजेशन कौन किया था इसका? पहली बार इसका डाइजेशन पेप्सिन के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टमक में हुआ था। स्टमक में इसका जो डाइजेशन है प्रोटीन का, मैं बता दूं कि आपको एसिडिक फॉर्म में किया जाता है, अम्लीय अवस्था में किया जाता है, लेकिन डुओडेनम में ट्रिप्सिन जिस प्रोटीन का डाइजेशन करता है वह किस अवस्था में करता है? क्षारीय अवस्था में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्षारीय अवस्था में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो डुओडेनम में। अम्लीय अवस्था में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो स्टमक में। कौन कौन से एंजाइम करते हैं? स्टमक में पेप्सिन और डुओडेनम में ट्रिप्सिन। ठीक, अगला जो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो आपका है यह फैट को डाइजेस्ट कर देता है किसमें? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लाइपेज। तो लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर? डुओडेनम में। और ऐसे फैट को डाइजेस्ट करता है जिसका इमल्सीकरण हो गया है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक, अब एक भोजन आपका बचा है न्यूक्लिक एसिड। जो भी आप भोजन खाते हैं उसमें केंद्रक होता है, और केंद्रक में आप जाते हैं न्यूक्लिक एसिड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। अब जो न्यूक्लियेज है या न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है
मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वह किससे किससे मिल करके बने होते हैं। जो आपका डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो आपका है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो हैं मिल करके बने होते हैं आपके जो होते हैं नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह से। ठीक, तो डाइजेस्ट करने के बाद या इसको कन्वर्ट कर देंगे आपका नाइट्रोजनस बेस और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं पेंटोस शुगर और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं फास्फेट ग्रुप। ये डीएनए जिससे मिल करके बना होता है या न्यूक्लिक एसिड जिससे मिल करके बना होता है या डाइजेस्ट करने के बाद उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो आपके डाइजेशन की प्रक्रिया है इनसाइड द डुओडेनम वह पूरी तरह से भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट इलियम और जेजुनम के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है।